गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फाइन। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जोया जब ख्याति के साथ बात करती तो ख्याति उसे ये बताती है कि प्यार क्या होता है। प्यार को एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अब जोया को कहीं ना कहीं ये फील होने लगता है कि उसे जो किया है क्रिस्टीना के साथ वो भी गलत किया है और उसे अब प्यार भी हो चुका है उससे। दूसरी तरफ जो जैस रहता है वो क्रिस्टीना को लाइक करता था और वो उससे प्यार करता था। कॉलेज टाइम से ये हमें देखने को मिलता है और अब वो उसके साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल और क्लोज हो रहा था। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो श्रेया रहती है वो जूनी को फीवर होता है तो उसका ध्यान रख ले, लेकिन जब जूनी वापस आती है तब श्रेया की तबीयत खराब हो चुकी रहती है और वहां पर जो हमारी प्रिया रहती है वो कुछ भी उसे बोल देती है जिसकी वजह से वो गिव अप कर देती है श्रेया पे। और श्रेया को इस बात का जब पता चलता है तो वो स्टैंड तो लेती है जूनी से, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है जूनी के लिए स्टैंड लेती है पर जूनी से ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और 2 दिन तक वो उससे बात भी नहीं करती है। तीसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि क्रियांशी की कंडीशंस बहुत ज्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। उसे सोशल मीडिया पे बहुत सारा ट्रोल कर दिया था, पर एलिसन को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र रहती है तो वो उसके पीए जो रहता है अतुल से बात करती है और अतुल उसे बोलता है कि मैम बहुत ज्यादा ट्रैप में फंस चुकी हैं, मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं आपसे फोन पे बात कराऊंगा, लेकिन उन तक अभी पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब उसके आगे एलिसन इस बात पे सुनती है और वो बहुत ज्यादा वरीड हो जाती है। वो सोफिया की तरफ देखती है तो सोफिया उसे बोलती है, डोंट वरी एलिसन, वी विल फाइंड अ वे, वी विल फाइंड अ वे फॉर योर गर्ल, ओके, डोंट वरी, she is now in some trap, we will be find out, don't worry, okay। पर एलिसन जब ये बात सोफिया के मुंह से सुनती है कि डोंट वरी, हम कुछ ना कुछ बात निकाल ही लेंगे, लेकिन क्या उससे उसके इमोशंस कम होते हैं? एलिसन को काफी ज्यादा रोना आने लगता है, वो काफी ज्यादा उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन उस समय सबके सामने वो रो भी नहीं सकती थी तो वो उसे बोलती है कि सोफिया आई विल टॉक यू लेटर, और ऐसे कह के वो वहां से उठ जाती है। वो अपने रूम पर जाती है और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। एक समय ऐसा होता है कि जब आप किसी से बेहद लगाव में होते हो, बेहद प्यार करने लगते हो, प्यार का एक सबसे ज्यादा हनीमून पीरियड कहते हैं ना, जिसमें आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हो और उससे डे टू नाइट उससे बात करते हो, सब हर को शेयर करते हो, और आज आपकी उससे एकदम से बात होना बंद हो जाए तो आपको कैसा लगता है? जैसे कि एक एडिक्टेड पर्सन मीन्स ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन को अगर तुम ड्रग्स देना बंद कर दो तो वो तिल मिला जाता है, कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। सेम चीज मोहब्बत में भी होती है। मोहब्बत भी एक एडिक्टेड की तरह होती है। जब कोई उसको 24 घंटे उससे बात करता है और फिर सडनली से बात करना बंद कर दे तो इंसान उसी तरीके से टूट ही जाता है। तो एलिसन के साथ भी यही हो रहा रहता है, वो बहुत ज्यादा टूट सी जाती है, वो काफी रोती है, उसको रोना आता है, पर वो उस समय खुद को संभालने की भी कोशिश करती है और उसके जो टीम मेंबर जो सोफिया रहते हैं वो बहुत अच्छे से उसको सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ उसे क्रिस्टीना का भी कॉल आता है, क्रिस्टीना भी उससे वीडियो कॉल पे बात करती है, उसे समझाती है, उसे कंसोल करती है और उसे कहती है कि डोंट वरी, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्रिस्टीना भी उसका साथ नहीं छोड़ती है और इस तरीके से एलिसन अपने आप को संभाल रही रहती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जो क्रियांशी रहती है उसके ऊपर अब हद से ज्यादा चीजें बढ़ती जाती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो बहुत ज्यादा ट्रोल्ड हो चुकी रहती है और 2 दिन में उसके ऊपर 100 सवाल मतलब पूछ लिए रहते हैं। वो बहुत ज्यादा अपने आप को हैंडल कर ही रही रहती है, लेकिन एक दिन उसे न्यूज पर एक इंटरव्यू देखने को मिलता है कि जहां पर एलिसन को लोग ट्रोल्ड करना स्टार्ट कर गए। मीन्स जब एलिसन अपने स्टेडियम जाती है मैच के लिए तो वहां पर ही मीडिया उसको पकड़ के उससे ये 100 सवाल पूछने लगती है कि आपका क्या रिलेशनशिप चल रहा है, क्या आप चल रहे हो। तो इस चीज से ना क्रियांशी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि क्रियांशी को कोई ट्रोल्ड करे ठीक है, बट एलिसन को ट्रोल्ड क्यों कर रहे हो? और उसका तो मैच है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है और अगर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है तो यहाँ पर जो क्रियांशी रहती है वो बहुत गुस्से में होकर प्रियांशु से बात करने के लिए जाती है और प्रियांशु को वो सीधे सीधे कहती है कि जिस तरीके से तुम अपनी गंदगी फैला रहे हो ना, इस चीज का मत फैलाओ। तो मेरी लड़ाई मुझसे है, मेरे से है, तुम एलिसन को ट्रोल क्यों कर रहे हो? तो वो कहते ओ स्वीट हार्ट, कितनी भोली हो ना तुम, मैं एलिसन को ट्रोल कर रहा हूँ? मैं कहाँ ट्रोल कर रहा हूँ, तुम ही उसको ट्रोल कर रही हो।
तुम ही ना जवाब दे रही हो ना कुछ कर रही हो। एंड दिस इज अ मीडिया, ओके। जब तुमसे उसे कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगा तो वो तुम जिसका नाम जुड़ा है उसे तो पकड़ के पूछेंगे ही ना। ना तुम कुछ जवाब देती हो ना वो कुछ जवाब देती है। कितनी याराना दोस्ती है ना। उफ, क्या याराना प्यार बोलूं मैं, जो तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, तुम्हें भी ऐसे ट्रोल किया जाएगा और उसे भी ट्रोल किया जाएगा, अनटिल अनलेस कि तुम एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ना दे दो। तभी क्रियांशी वहां पे खड़े होके बोलती है, तुम चाहते क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तुमने इतने ज्यादा मेरे पीछे मीडिया लगा के रख दिया, हर जगह मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरे फोन कॉल्स में क्या आ रहा है वो सब लोग ऐसे देख रहे हैं। तुम्हारे चक्कर में मैं एलिसन से बात तक नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारे इस टाइप के बिहेवियर को मैं क्या बोलूं? तो वो बोलता है, कम ऑन बेब्स, ये तो होना ही था। तुमने प्रियांशु को मारा थप्पड़, तुमने प्रियांशु के साथ जो तुमने कंडीशन की है उसके बाद तुम्हें लगता है कि इतने इजीली मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा नहीं होता ना। समझ में आता तुम्हें तो तुम यहाँ ऐसे ही बैठ के मुझसे ये फालतू का क्वेश्चंस नहीं कर रही होती। प्रियांशी वहां से टर्न होके जा ही रही रहती है और वो ये समझ जाती है कि दीवार पे सर मार के क्या फायदा है, तो वो टर्न होके जाती है। तभी प्रियांशु से बोलता है, एक चीज तुम्हें दिखानी थी प्रियांशी। तो वो बोलती है, अब क्या बचा है? तो वो उसको बोलता है, दो तुम्हारे मोबाइल पे मैंने भेजी है, देखो। जैसे वो मोबाइल पे ओपन करती है तो उसे वहां दिखता है कि जहां पर बहुत प्यार से जो हमारी एलिसन रहती है वो उसे दीवार से लगा के उसको चिन को ऊपर करके उसके गालों पे किस कर रही रहती है, और उसके गाल पे किस करती है, उसके दोनों गाल पे किस करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और उसके एकदम करीब होती है। तभी मतलब उतनी वीडियो रहती है और उतनी वीडियो वो भेजती है। तो कहते, व्हाट द हेल, ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम? तो कहते हैं, अभी तक तो ये मैंने सोशल मीडिया पे डाली नहीं है, जिस दिन ये डाल दिया उस दिन तो तबाही मच जाएगी। उस दिन तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा उसका लेस्बियन रिलेशनशिप है। एक बात मुझे तुमसे जेन्युइनली पूछनी है, तुम्हारा सच्ची में उसके साथ लेस्बियन रिलेशन है क्या? क्या उस दिन वो मार्क्स देने वाली तुम्हारी खुद की एलिसन ही थी? क्या सच्ची में तुम उससे प्यार करती हो? प्रियांशी उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती है, वो वहां से जा ही नहीं रहती। तभी वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है, मुझे सवाल का जवाब चाहिए, वरना ये 2 मिनट में वीडियो मैं सारे सोशल मीडिया साइट में कर दूंगा और इसको प्यार से एडिट करके वो लोग जो डालेंगे ना, इससे हर चीज से प्रूफ हो जाएगा। ये यहाँ पे सामने के सामने दिख रहा है कि एलिसन जो है वो तुम्हें किस कर रही है, इस तरीके की बिहेव कर रही है, और ये सारी बिहेवियर फ्रेंडशिप में तो नहीं होती है मेरे ख्याल से। और तुम अगर एलिसन को बचाना चाहती हो और एलिसन की रेपुटेशन को ध्यान में रखना चाहती हो तो मुझे साफ साफ बता दो। तभी वो उसे बोलती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, और ये बोलकर वो यहाँ से उसे धक्का देके चली जाती है। यहाँ पर इतना ज्यादा उसे गुस्सा आने लगता है कि वो क्या करता है कि वो भेजने ही वाला रहता है। तभी प्रियांशु से बोलती, स्टॉप, तुम ये भेज नहीं सकते हो। तो कहते हैं कि क्यों नहीं भेज सकता हूँ, मेरे हाथ में है, मैं सबको भेज सकता हूँ। चलो एक डील करते हैं, बहुत प्यारी सी डील करते हैं। मैं तुम्हारी एलिसन को और तुम दोनों को बचा सकता हूँ पूरे तरीके से। ये जो लेस्बियन का टैग है ये सब हटा देता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम लेस्बियन तो हो नहीं हो। पता नहीं ये आजकल की फॉरेनर्स आकर ना बस इन्फ्लुएंस कर देती है, तुम बहक गई होगी शायद से, बट मुझे नहीं लगता कि तुम वो हो। और एक बात याद रखो, तुम्हारे सोशल मीडिया पे जो तुम्हें सबसे ज्यादा लाइक करने वाले तुम्हारा मेल फैन फॉलोइंग है, वो तुम्हें अब जब से उन्हें ये रूमर्स मिले हैं कि तुम लेस्बियन हो, तब से उनके तुमने व्यूज सुने कि ऐसा कैसे हो गया, प्रियांशी मैम ने हमारा दिल तोड़ दिया, अब तो हम प्रियांशी मैम की कोई मूवी देख नहीं सकते जहाँ पे वो झूठा प्यार का दिखाएंगी, मतलब उन्हें तो लड़के ही पसंद नहीं है, ये नहीं है, ये सब तुमने सुना? प्रियांशी वहां पे खड़ी रहती है और बोलती है कि हाँ सुना मैंने। तो कहती है, अगर तुम अपनी मूवीज को हिट कराना चाहती हो और ये सब ट्रोल नहीं करना चाहती हो, और जहाँ तक मुझे एक चीज और पता है कि तुम्हारे डैड तो तुमसे ये मीडिया ही छोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर तुम ये सब चीजों से बचना चाहती हो,
एलिसन से बचना चाहती हो, एलिसन को ट्रोल्ड होने से बचना चाहती हो, खुद की रेपुटेशंस बचाना चाहती हो और अपना प्रोफेशन को छोड़ना नहीं चाहती हो, बी माई गर्लफ्रेंड। ओनली ऑप्शन इज दैट, बी माई गर्लफ्रेंड। मैं ये पूरी सिचुएशन को पूरे तरीके से ट्रोल्ड करके सब कुछ सही कर दूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। क्रियांशी जब ये बात सुनती है वो चुपचाप वहां से चली जाती है और उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसकी आंखों में इतने ज्यादा आंसू रहते हैं कि वो कुछ बोलना भी नहीं चाहती है और उस समय के लिए वो चली जाती है। तभी उसे बोलता है टेक योर टाइम, ये शाम तक मुझे डिसीजन चाहिए, अगर शाम तक तुमने डिसीजन नहीं दिया मुझे तो ये सारी चीजें वहां ट्रोल्ड हो जाएगी और फिर तुम एलिसन को, अपनी रेपुटेशन, किसी को भी नहीं बचा पाओगी। क्रियांशी यहाँ से जाती है। क्रियांशी अपने मतलब जाते से ही अपने फ्लैट पे जाती है और इतना रोती है, उसे रोना आ रहा रहता है। हालांकि उसकी कंडीशंस इतनी खराब हो जाती है, तभी उसे ना वहाँ पे एलिसन का कॉल आता है। वो एलिसन का कॉल देखती रहती है बट उसे ऐसा लगता है कि अगर अब वो एलिसन की लाइफ में रही तो वो सिर्फ ट्रबल क्रिएट करेगी और ये जो ट्रबल जिस तरीके से वो क्रिएट करेगी वो उसका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए वो चुपचाप रहती है और वो बहुत रो रही रहती है। एलिसन भी यहाँ पे काफी ज्यादा वरिड रहती है। फिर ये समय इस तरीके से बीती रहा रहता है, तभी उसको प्रियांशु का मैसेज आता है कि बता दो वरना मैं तुम्हारा, जल्दी से बता दो। तभी वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। क्रियांशी जैसी ये बात बोलती है वहां पे प्रियांशु तो खुश हो जाता है, कहता है बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे घर के नीचे आ रहा हूँ और फिर हम मीडिया में सब कुछ बता देंगे दैट वी आर डेटिंग ईच अदर और सब कुछ सिचुएशन में हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। और ऐसे करके प्रियांशु बहुत खुशी से आता है, नीचे आता है, क्रियांशी को लेता है और उस समय जो टाइम रहता है वो शाम का कुछ घंटों शाम का टाइम रहता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि एलिसन का अब मैच स्टार्ट होने वाला रहता है और मैच स्टार्ट रहता है। तो मैच स्टार्ट होने से पहले वो लोग शाम का 5 बजे का मैच रहता है, तो वो शाम को मतलब 7:30 बजे मैच स्टार्ट होने वाला था, तो 5 बजे रहती है, उसके हाथ में फोन रहता है और जैसी वो फोन को ओपन करती है तो एलिसन ये देखते हुए शॉक्ड हो जाती है कि जहाँ पर जो क्रियांशी प्रियांशु के साथ खड़ी होती है और कहती है कि आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा ट्रोल्ड किया, इन दिनों आप लोगों ने मुझे ये किया, बट आपने मुझे मेरी फ्रेंड के साथ ही फालतू का ट्रोल्ड करके ये सब चीजें कर दी। एलिसन और मैं एक अच्छे दोस्त थे, मैं तो ऑलरेडी डेट कर रही थी इतने टाइम से प्रियांशु को, बट वो मेरा रिलेशनशिप एक सीक्रेट होना चाहिए था, मैं नहीं चाहती थी कि वो पब्लिक तक पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से आपने लोगों ने मुझे ट्रोल्ड कर दिया इतना ज्यादा कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, तो हाँ मुझे आप बताना पड़ेगा कि प्रियांशु और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एलिसन मेरी एक अच्छी दोस्त है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जब ये बात एलिसन मीडिया पे सुनती है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, तभी प्रियांशु कहता है कम ऑन गाइस, तुम लोगों ने इन दिनों मेरी गर्लफ्रेंड्स को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। मैंने ही इसे बोला था कि हमें अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि यार रिलेशनशिप सीक्रेट होते हैं, बट मैंने तुम्हें कहा ही था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं इस दिनों से इसलिए चुप था कि जब तक प्रियांशी सबके सामने हमारे रिलेशंस के बारे में नहीं बताना चाहती तो मैं कैसे बताऊंगा। हम एक दूसरे को काफी टाइम से डेट कर रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट 2 or 3 months हो चुके हैं हमें डेट करते हुए, बट हम इससे पहले खुद को शेयर होते। उसी समय WPL आया और इन दिनों क्रियांशी और एलिसन की एक अच्छी खासी दोस्ती बढ़ी और आप लोगों ने उसे ट्रोल कर दिया। ये बहुत गलत बिहेव किया आप लोगों ने, मेरी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से ट्रोल करना बंद करिए। तभी वो पूछते तो क्या इससे ये साबित होता है कि एलिसन और मैम के बीच में कुछ नहीं है? तो कहते हैं ऑफ कोर्स एलिसन और मैम के बीच में कुछ नहीं है, तभी तो वो देखो वो है। तो कहते हैं कि सम टाइम हमें ऐसा फील होता है कि ये
आप सिर्फ लोग हाइड करने के लिए बोल रहे हैं। और वो देखती है और वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो कहते हैं कि आप लोग ऐसे प्रिटेंड करने के लिए तो नहीं कह रहे हो कि मैम को बचाने के लिए प्रियांशु सर ऐसे तो नहीं बोल रहे। कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी होता तो मैं आपको पहले बता देता, मैं ऐसा इस टाइप का इंसान नहीं हूँ। बट हमें तो लगता है कि क्रियांशी मैम और आलिसन मैम के बीच में मिल रही है। बहुत सारी फोटोज हमारे यहाँ पास आई है जिससे ये फील होता है कि आलिसन और प्रियांशु मैम के बीच में। तभी वो एकदम से बोलता है प्रियांशु। अगर आप फोटोज में देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आलिसन ही प्रियांशु के ज्यादा करीब आती है और उसके ज्यादा हिट होती है। मे बी आलिसन को इंटरेस्ट होगा मे बी प्रियांशु में, बट प्रियांशु के साइड से कुछ नहीं है क्योंकि वो मेरे साथ इतनी मूवीज कर चुकी हैं और मेरे को डेट कर रही हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मे बी आलिसन इन्फ्लुएंसर, तभी ये बात ऐसी मीडिया में फैलती है, यहाँ पर होता है। तभी प्रियांशु बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, ना आलिसन ने भी मुझे इन्फ्लुएंस नहीं किया है, आप ये सब बातों को चीजें मत करिए। तभी वो कहता है ओ बेबी प्लीज कम ऑन, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम्हें पता है ना आलिसन तुम्हें इन्फ्लुएंस करती है, तुमने मुझे बताया तो था ना कि वो तुम्हारे कितने करीब आने की कोशिश करती है, कम ऑन बेबी। तभी वो उसे बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो। तो वो तभी वो उसे कान में कहता है तुम चाहती हो वो वीडियो भेज दूं और यकीन हो जाए, चुप रहो। तो कहती है देखिए वो मेरी दोस्त है और दोस्ती में फ्रेंडशिप में क्लोजनेस चलती है, इट डजंट मीन कि शी इज दिस टाइप हो। और वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं है कि वो मुझे इन्फ्लुएंस करेंगी। हाँ मैं प्रियांशु को डेट कर रही हूँ, बहुत टाइम से डेट कर रही हूँ, बात खत्म। और आप मुझे अब आलिसन को ट्रोल करना बंद करिए। मैम एक लास्ट क्वेश्चन। तो प्रियांशु बोलती है क्या है, क्या आप दोनों अभी भी दोस्त हैं। तो वो कहती है कि हाँ, और ऐसे बोल के चले जाती है। यहाँ पर जब वो ये सारी बातें सुनती है और सोफिया भी उसके बाजू में बैठी रहती है, वेवली भी उसके बाजू में बैठी रहती है, तब उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है और पूरी टीम भी सब अपने अपने मोबाइल्स में देख रही रहती है। यहाँ पर WPL का मैच स्टार्ट होता है। अब ये मैच हमारा थर्ड मैच होता है जो हमारे यहाँ मैच रहता है, जो डीडी का मैच रहता है CR के साथ, करेजियस लॉयर्स के साथ। और अब डेयर डेविल्स मैच करेंगे करेजियस लॉयर के साथ। और करेजियस लॉयर्स की एक खासियत बता दूं, ये पिछले साल भी फाइनल्स तक पहुंची थी और ये फाइनल्स में इन्होंने एसआर के साथ कम्पीट किया था और एसआर जीत गई थी और ये हार चुकी थी। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि एलिसन को ये जो मैच जिसके अगेंस्ट खेलना रहता है वो उसी की ही हेलिना रहती है, जो उसी की ऑस्ट्रेलियन टीम रहती है। और जब ये मैच स्टार्ट होने रहता है तो वो उसे वहां से देखती है, उसे बोलती है यू आर ऑल राइट। तो वो कहती है कि या आई एम ऑल राइट। और ऐसे करके यहाँ से मैच स्टार्ट होता है। एलिसन का उस समय एक तरीके से एलिसन का एक नर्वस ब्रेकडाउन टाइप की फीलिंग आती है, जहाँ वो रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, गुस्सा करना चाहती थी, बट वो कुछ भी नहीं कर पाती है। वो सिर्फ और सिर्फ मैच के लिए अपनी जर्सी पहन के मैच के लिए चली जाती है। मैच में सबसे पहले बॉलिंग रहती है उन लोगों की, तो फील्डिंग में रहती है और उसकी फील्डिंग में भी उसका ध्यान नहीं रहता है। और पीछे से जो एलिसन करके लोग चिल्ला भी रहते हैं, उसको टीम वर्क मतलब करते हैं, तो पर उसे उसका ना पूरा ध्यान ही नहीं रहता है। और वो मैच में जब कैच पकड़ने जाती है तो उसका ध्यान नहीं रहता है, वो कैच उसके हाथ से छूट जाता है। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि फील्ड में वो फिर भी काम अच्छे से कर लेती है, कैच में भी एक कैच छोड़ती है लेकिन दूसरा कैच पकड़ लेती है। वो जितना उससे उस समय वो ब्रेकडाउन सिचुएशन में भी वो जितना अच्छा खेल सकती थी उसने खेलती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्रियांशी रहती है वो बाद में जाके प्रियांशु से बहुत ज्यादा लड़ती झगड़ती है और कहती है कि तो कहता है कि अब हम गर्लफ्रेंड है। तो कहता है कि ये सिर्फ ऑफिशियली है, पर्सनली मेरा तुमसे कुछ भी रिलेशन नहीं है। और ऐसे करके धक्का देके वहां से चली जाती है। तभी प्रियांशु हंसते हुए बोलता है वो तो मैं तुमसे बना लूंगा पर्सनल। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी श्रेया के बारे में, श्रेया यहाँ पे सुनी को पूरी तरीके से अवॉइड कर रही थी और उसे बिल्कुल नहीं रहती। सुनी बहुत कोशिश करती है उससे बात करने के लिए, लेकिन नहीं होता है। तभी बिग स्टारडम जो रहता है वो एक टास्क दे देता है, जिस टास्क के हिसाब से उन्हें काम करना रहता है।
तो टास्क कुछ इस तरीके से रहता है कि 2 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा और जूनी और श्रेया को फिर से अलग कर देते हैं वो लोग टीम से अलग। हालांकि इस बात पे गुस्सा तो श्रेया को और जूनी को काफी आता है कि ये जानबूझ के टीआरपी के लिए करते हैं। तभी वहां पर जब वो एकदम डिवाइड करते हैं तो श्रेया के पास आकर आयु आ जाता है बात करने के लिए, और तभी वहां पर जूनी के पास जो एक लड़का आता है उसका नाम रहता है आयुष। आयुष वहां पर आके खड़ा हो जाता है, कहता है जूनी। तो जूनी से बोलती है हाय आयुष। तो कहता है तुम मुझे जानती हो ना? तो कहती कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। तो कहती है हमारा इंट्रोडक्शन तो ज्यादा अच्छे से हुआ नहीं और मैं तुमसे इतने दिनों से बात भी नहीं कर पाया। जब मुझे वो टास्क पे तुम्हारा इतना 100% तुमने दिया और फिर उसकी वजह से तुम बीमार पड़ गई, यार तुम होती ना तो हम वो टास्क जीत सकते थे। बट हालांकि जाफर ने भी काफी अच्छे से किया, बट तुम्हें मैंने बहुत ज्यादा मिस किया। जूनियर्स की बात कहती है अच्छा। तभी अपोजिट टीम में श्रेया जो रहती है वो देखती है कि ये आयुष कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है जूनी के ऊपर, पर वो फिर भी उसे कुछ रिप्लाई नहीं देखती है। तभी वो उससे बच्चों की तरह बात करने लग जाती है जूनी, और हंसते खिलखिलाते बात करती है। तभी वो कहता है कि तुम इतने इंटरनेशनल मॉडल हो ये सब। तो तभी जूनी कहती है क्यों? अभी तक तो कल तक तो तुम मुझसे बात तक नहीं कर रहे थे आयुष। कल तक तो मैं तुम्हारे लिए एक आम लड़की और एक तुच्छी सी लड़की थी। आज जब श्रेया ने मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ बताया तो तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट आ गई है। यू नो व्हाट, रिस्पेक्ट ना इंसान के पोजीशन और पावर से ज्यादा उसके एक नेचर से ज्यादा करना जरूरी होता है। तुम तो वो पिन पहनने के लोटे हो जो फटाक से लुढ़क गए। कल तक तो तुम टीना को एक अच्छी टॉप एक्ट्रेस मॉडल्स मानते थे, इसलिए उसके पीछे घूमते थे, और आज मेरे पीछे आने लग गए हो। आयुष जब ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये यहाँ पे जूनी समझ चुकी है कि वो उसके पीछे क्यों आया है। तभी उसे कहती है शायद हमें यहाँ पे टास्क पे फोकस करना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली हम दोनों एक ही टीम में हैं। तो ये बोलती है। तभी वहां से टास्क होता है तो श्रेया वहां पर देख रही रहती है। उसे एक चीज बहुत अच्छी लगती है श्रेया को कि जूनी अब पहली वाली जूनी बन रही है। कि इन दिनों जब वो ब्रेकडाउन से थी तो वो लोगों को अपने ऊपर ओवर रूल्ड होने देती है, लेकिन अब उसका पुराना वाला एटीट्यूड वगैरह वो सब वापस आ रहा है, और जो उसको अच्छा लग रहा था, जिसको देख के ही उसने उसको लाइकिंग मतलब पसंद आई थी कि टक्कर वाली है और दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, वही था। थोड़ी देर में टास्क कुछ इस तरीके से रहता है कि बीच में एक बॉल रखी जाएगी और वो बॉल को लेना है, मतलब वो बॉल को कैच करना है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आपको फिश को करना रहता है तो आपको एक बड़ी सी फिश रॉड दी जाती है, और उस रॉड को दी जाती है, और वहां पर एक क्या बोलते हैं उसे नेट वाला बनाया जाता है ताकि वो बॉल को आप अपने ऊपर खींचो और करो। तो यहाँ पर भी जो हमारी जूनी रहती है उसके वहां पे भी नेट रहता है, यहाँ पे भी नेट रहता है, और एक बॉल रहती है, और तीन मतलब एक टीम में 6 लोग रहते हैं, एक टीम में 6 लोग, और अगर इस टीम से जो भी हारता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो वो लोग ये टास्क कर रहे रहते हैं। तो बॉल वहां पर जाती है तो श्रेया और वो दोनों बहुत एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं, और पहला 3 चांस मिलते हैं, जिसमें से पहला चांस किया जाता है तो वो बॉल को ये लोग एक दूसरे से कोई खींच ही नहीं पाता है। तो दूसरा वाला किया करते हैं तो लगभग आधे रास्ते तक हमारी श्रेया की टीम में मतलब जो रहते हैं, मतलब प्रिया रहती है और आयु रहता है, वो सब कर लेते हैं। वहां पे आयुष रहता है, वहां पे जाफर रहता है, जूनी रहते हैं, और 1-2 लोग और रहते हैं। वो लोग वहां से खींचने लगते हैं, खींचते खींचते मतलब अच्छे जोर से खींचे रहते हैं। फिर जब तीसरा राउंड होता है तो यहाँ पर हमारी जूनी एकदम से श्रेया के वहां पर रहती है, और श्रेया ने वो नेट डाला रहता है वो, और जूनी का भी वहां पे नेट होता है, और श्रेया और जूनी की आंखों में कांटेक्ट होता है, और जूनी उसे बहुत प्यार से एक हल्की सी लिप किस और एक आंख मार देती है, जिससे श्रेया का कंसंट्रेशन एकदम से हो जाता है, और यहाँ से जूनी वो बॉल को लेके छीन लेती है। तभी श्रेया बोलती है सर चीटिंग करी है। तो तभी जूनी कहती है क्या चीटिंग करी है मैंने? तो कहती है वो तुमने, तो कहती है मैंने क्या? फिर श्रेया कहती है ठीक है वो मेरी वजह से हो गया, आई एम सॉरी टू एवरीवन, ऐसे बोलती है। तभी वो लोग कहते कोई बात नहीं यार, चलता है, तुम हमेशा से टास्क को करने में इतना 100% देती हो, इट्स ओके। वैसे भी सुनी तो है ही चीटर खोर, कुछ चीटिंग से ही किया होगा, प्रिया कहती है।
श्रेया उसकी तरफ एक नजर से देखती है और उसे पता रहता है श्रेया को जूनी के बारे में कुछ नहीं सुनना है, वो कुछ भी नहीं कहती है, वो बोलती है सॉरी और यहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब इस तरीके से हो जाता है और आयुष वहां पे बहुत ज्यादा खुश होता है और खुश होकर बोलता है जूनी यू आर द कम्प्लीटली रॉक स्टार, यू जस्ट डू इट इन अ वेरी गुड वे, और ऐसे करके उसे हक करने लगता है। तो पहले तो जूनी को ये चीज अच्छी नहीं लगती है, पर जब उसे एक चीज समझ में आती है कि जब भी आयुष मेरे पास आता है तो कहीं ना कहीं हमारी श्रेया को जेलसी तो होती है और वो मुझे देखना स्टार्ट कर देती है, तभी वो उसको कुछ भी मना नहीं करती है और ऐसे कुछ नहीं कहती है और मतलब नॉर्मल कह के आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा रहता है, सब बिजी रहते हैं। फिर एक थोड़े टाइम के बाद उसी रात के टाइम पे फिर से बिग स्टारडम की एक वॉइस आती है और वो वॉइस में आके बोलता है देखिए मैंने जैसे आपको कहा था कि ये टीम ए और टीम बी इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो सेफ हो जाएगा हमारे एलिमिनेटेड ग्राउंड से। तो यहाँ पर जो हमारी टीम बी है वो सेफ हो चुकी है एलिमिनेटेड ग्राउंड से, लेकिन जो टीम ए है जिसके साथ 6 लोग हैं वो 6 लोगों को अब एक और टास्क करना पड़ेगा और उस टास्क में अगर आप हार जाते हैं तो आप एलिमिनेशन के लिए खड़े हो जाएंगे और जो उसमें से मतलब जो उस सक्सेसफुली उसको कितनी देर तक करता है वो वहां से सिक्योर्ड हो जाएगा और फिर उन दोनों के बीच में हमारा वोटिंग सिस्टम होगा। और इस बार एलिमिनेशन में एलिमिनेटेड 3 लोग होंगे क्योंकि पिछली बार ड्यू टू जूनी की तबीयत ठीक नहीं थी और उस वजह से एलिमिनेशन होना चाहिए था और श्रेया और एलिमिनेशन पे उसमें वो भागीदार नहीं हो पा रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पे हुआ था। लेकिन इस बार आपका बिग एलिमिनेटेड राउंड है, यहाँ पर आपको 3 लोगों को एलिमिनेटेड होना पड़ेगा और तो ये बहुत बड़ी चीज है, तो आप ध्यान से रखिए। तो जब ये बात जूनी सुनती है तो कहती है ओ माय गॉड अगर श्रेया एलिमिनेटेड हो गई, तो श्रेया के पास आ रही रहती है, श्रेया आगे जा रही रहती है, तभी जूनी एकदम से श्रेया का हाथ पकड़ के बोलती है श्रेया, तभी श्रेया उसी तरह देख के बोलती है जूनी क्या है, तू मुझे क्या बात करने के लिए आई हो, बोलो। तो वो कहती है कि मैं शायद से इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ और इतनी वर्दी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकूं, या शायद मैं इतनी वर्दी नहीं हूँ कि तुम मुझसे अभी प्यार करो, बट मैं वर्दी बन सकती हूँ। आई हैव अ पोटेंशियल कि मैं तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रांग हो सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए काबिल हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं सबके सामने तुम्हें अपनी एज अ लवर एक्सेप्ट कर सकती हूँ। श्रेया उसे बोलती है ठीक है हो गया तुम्हारा भाषण, मैं जाऊं? तो कहती है प्लीज मेरी बात तो सुनो। तो कहती है क्या सुनना है, जब लेना था तब तो लिया नहीं और अब बड़ा तुम बता रही हो। तभी वो कहती है आई एम सॉरी, जो मैंने किया वो बिल्कुल गलत था, आई कैन कम्प्लीटली एग्री विथ यू, बट सच बात तो ये है और सबसे इम्पोर्टेंट बात भी यही है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ और बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जूनी जब ये बात कह रही रहती है तो वो श्रेया की आंखों में डालते हुए और उसे बहुत प्यार से उसके दोनों हाथों को उसको गाल में रखकर ऐसे बोल रही रहती है। उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, वो उसे हटा रही रहती है लेकिन फिर भी वो उसको पकड़ के बोलती है कि तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो, इधर उधर जा रही हो, इसलिए मुझे ये हरकत करनी पड़ रही है। फिर वो उसे ऐसे पकड़ते हुए सीधे बोलती है मैं वर्दी हूँ, बट मैं तुमसे यहाँ ये कहने आई हूँ कि इस टास्क को प्लीज करना, निकलना है तो दोनों साथ निकलेंगे, रहना है तो दोनों साथ रहेंगे। मैं यहाँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ और तुम मुझे छोड़ के मत जाना। हमारी जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो हम अभी निपटा लेंगे। 2 दिन से तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट श्रेया प्लीज अपना फोकस टास्क पे रखना, मेरे लिए ही रह जाना। श्रेया अपना हाथ हटाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। उसे भी थोड़ा सा हल्की सी स्माइल देती है, वो उसे अच्छा लगता है कि वो उसकी इतनी केयर कर रही है, उसे बोल रही है, बट वो कर भी क्या सकती है। दूसरी तरफ जो हमारी जोया रहती है वो अब ऐसा होता है कि वो जोया जो रहती है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है और ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हुए तब वो जब वहां पर जाती है तो वो अब कुछ भी हो जाए वो क्रिस्टीना से मिलना ही चाहती थी।
अब क्रिस्टीना के सामने वो अपने लव का एक्सप्रेस करना ही चाहती थी, पर वो जैसे ही वहां पर घर जाती है क्रिस्टीना के, तो क्रिस्टीना की जो मॉम रहती है वो उसे बताती है जोया को कि क्रिस्टीना यहाँ पर नहीं गई है, यहाँ पर पार्टी चल रही है, वो क्रिस्टीना अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई है। तभी वो कहते हैं कि कौन सा फ्रेंड, तो कहते हैं जैस उसका जो कॉलेज फ्रेंड्स है ना, वो उसके साथ गई है। तो वो वहां पर जाती है और वहां पर वो पार्टी के लिए मिलना चाहती है, लेकिन जब वो जो नज़ारा देखती है ना, वो नज़ारा देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है कि जाफर ने उसे जाफर बोल रही हूँ, जैस ने उसे सबके सामने प्रपोज किया रहता है और वो बस वहां खड़े होकर देख रही रहती है। और ये देख के जोया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके हाथ में एक फ्लावर का बुके रहता है और वो उस बुके को हाथ में लेके खड़ी रहती है और वो बस देखती रह जाती है। और क्या क्या बोलेगी वो, मतलब उसे एक तो उसने बहुत देरी कर दी अपने प्यार को समझने के लिए, और आज उसके सामने उसका जो प्यार है वो किसी और का हो रहा है। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे और सिर्फ वो उस समय देखती रह जाती है और उसके हाथ से फ्लावर गिर जाता है और वो वहां से टर्न होके चली जाती है। जोर जोर से पूरा क्राउड यही चिल्लाता, क्रिस्टीना से यस टू जैस, से यस टू जैस, जैस लव यू सो मच, जैस मेक यू सो मच हैप्पी, से यस क्रिस्टीना, वी आर वेटिंग फॉर योर यस। ऐसे करके उसे बोल रही रहती है। और यहाँ पर जब जोया ये सब सुनती है, उसकी आंखों में से आंसू, और वो बस वहां से निकल जाती है। क्रिस्टीना थोड़ी देर तक जाफर की तरफ देखती है और वो उसे एकदम से बोलती है, नो आई कांट, और ऐसे कह के वो भी वहां से निकलती है। लेकिन जब वो वहां से भाग रही रहती है तब उसे वहां पर फ्लावर दिखता है, और ये वो फ्लावर रहता है जैसे यूजुअली बुके में हम हमेशा से रोज डालते हैं, बट बुके में इस बार रोज नहीं, इस बार एक ऐसा फ्लावर था जो मुझे उस फ्लावर का नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो फ्लावर ब्लू कलर का था। ब्लू कलर के जो फ्लावर थे वो रहते हैं, और वो एक स्पेशल टाइप का फ्लावर था जो हमेशा से उसने क्या बोलते जो जोया को पसंद था, और जोया हमेशा से कहती थी ये फ्लावर्स मुझे इतने ज्यादा लगाव है, लेकिन ये फ्लावर्स मैं अपनी लाइफ में सिर्फ उसी इंसान को दूंगी जिससे मैं प्यार करूंगी और जिससे मैं अपने लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानूंगी, उसी को ये मैं दूंगी। और जब वो ये देखती है सामने के सामने, तब उसे समझ में आता है कि यहाँ पर जोया आई थी। और ये बात देख के वो फ्लावर्स का बुके उठाती है और उसे हग करती है और बाहर भागते हुए वो भी देखने जाती है, बट उसे वहां पे कोई भी नहीं मिलता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।